हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 7 का प्रारंभिक अध्ययन करेंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं गणित विषय की कक्षा 9 के गणित विषय के प्रश्नावली 7, जिसका नाम है ट्रायंगल। तो इस पैनल पर अपने शुरुआती पैनल जो है, इस पर हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज, सर्वांग समाकृतियाँ और सीपीसीटी नियम। त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, सर्वांग समाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे और सीपीसीटी नियम के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। 1 नंबर स्लाइड में हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं उनका हमने पहले जिक्र कर लिया। तो चलिए बात करते हैं त्रिभुज किसे कहते हैं, ट्राइंगल। त्रिभुज के जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है, 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा कैसी आकृति बननी चाहिए? बंद आकृति बननी चाहिए। वो क्या कहलाएगी? ट्रायंगल कहलाएगी। यानी कोई भी 3 रेखाएं सीधी रेखाएं होती है, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हुई अगर बंद आकृति बना लेती हैं तो वो क्या कहलाती है? ये ट्रायंगल कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है। अगर वो आकृति बंद नहीं बनती है, आकृति बंद नहीं होती है, तो वो त्रिभुज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अपना ये जो ट्रायंगल है, ये जब बंद है तो ये ट्रायंगल है। अगर ये रेखा यहाँ न आकर अगर किसी अन्य स्थान पर ऐसे आ जाती है तो ये ट्रायंगल नहीं होगा। ऐसा आपने इस परिभाषा में पढ़ा और आपको समझ में आया। त्रिभुज का में जो त्रि नाम है, इसका अर्थ होता है 3, यानी त्रिभुज मतलब 3 भुजाएं। लेकिन वो भुजाएं कैसी? प्रतिच्छेदित और बंद आकृति बनाने वाली। सर्वांग समाकृतियों की परिभाषा है वे आकृतियां जिनके समान आकार और समान माप होते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार की आकृतियां हो सकती है। जैसे मोबाइल के जैसा मोबाइल जो दूसरा होता है, तो वो उनका आकार और माप दोनों का एक जैसा होता है। एक बुक के जैसी दूसरी बुक, अपनी पुस्तक जो होती है वो सेम सब्जेक्ट की दूसरी बुक के समान होती है, यानी सभी प्रकार के भागों से वो एक दूसरे से मिलती जुलती होती है। सर्वांग सम का अर्थ होता है सभी प्रकार से बराबर। अब हम बात कर लेते हैं सीपीसीटी नियम। ये अपने आगे के जो बिंदुगत प्रश्नावलियां हैं उसमें बहुत बार इनका जिक्र होगा, सीपीसीटी नियम का। सीपीसीटी नियम कुछ नहीं है, ये एक शॉर्टकट नाम है, छोटा रूप। जैसे अपना कोई बड़ा नाम होता है उसको हम छोटे रूप में दर्शाते हैं, उसी प्रकार ये सीपीसीटी नियम भी एक छोटा रूप बनाया है। किस चीज़ का छोटा रूप बनाया है? कि सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ये जो लाइन लिखी हुई है, इसी लाइन का ये नाम अंग्रेजी मीनिंग बना के इसको छोटा रूप दे दिया कि सीपीसीटी नियम क्या है। सीपीसीटी नियम यही है कि सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, यही सीपीसीटी नियम है। सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भागों के लिए संक्षिप्त में सीपीसीटी लिखते हैं। संक्षिप्त में ये शॉर्टकट रूप है। कुल मिलाकर ये बात हमने पहले भी इसका जिक्र कर लिया। अब सीपीसीटी को इस सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भाग के लिए सीपीसीटी क्यों लिखते हैं? क्योंकि सी मतलब करस्पॉन्डिंग, पी मतलब पार्ट्स ऑफ सी, टी मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब संगत भाग किसके? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मतलब सर्वांग समत्रिभुज। यानी सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ये इंग्लिश का जो रूपांतरित नाम है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, वो बात यहाँ पे लिखी हुई है। यानी 2 मोबाइल अगर एक जैसे है तो उन एक मोबाइल का जो एक वॉल्यूम का बटन है वो दूसरे मोबाइल के वॉल्यूम के बटन के बराबर ही होगा। ऐसे नहीं है कि वॉल्यूम का बटन है वो जो लॉक का बटन है उसके हिसाब से हो जाए। जैसे ये 2 अपने किताब होती है तो किताब का प्रत्येक जो मोटाई है वो दूसरे किताब की मोटाई के बराबर होगी। अगर उसकी लंबाई है वो दूसरी किताब की लंबाई के बराबर होगी। यानी उसके संगत, उससे मिलती जुलती बात है, वही एक दूसरे के बराबर होती है। ये है सीपीसीटी नियम। यह त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की पहली कसौटी है। यानी त्रिभुज सर्वांग सम होने के लिए सबसे पहली शर्त सीपीसीटी है। सीपीसीटी मतलब संगत भाग बराबर होने चाहिए, संगत भाग बराबर होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम इस स्लाइड की जो बातें हमने पढ़ी है उन सभी बातों को आप अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लीजिए। ये आगे जो अपनी बिंदुगत प्रश्नावलियां हैं उसमें बहुत अच्छी तरीके से काम आने वाली है। तो चलिए आगे हम स्लाइड को आगे ले रहे हैं।
नंबर 2 स्लाइड में जो चीज हम पढ़ने वाले हैं उसकी बात करते हैं कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ हम अभिक्रित पढ़ेंगे 7.1, 7.1 प्रमेय पढ़ेंगे, 7.2 और 3 भी इसी पैनल पर हम पढ़ने वाले हैं। 7.2 अभिक्रित और प्रमेय और 7.3 प्रमेय भी इसी पैनल पर हम पढ़ने वाले हैं। और एएस सर्वांग क्षमता के बारे में बताएंगे, क्या होती है एएस। वैसे तो आपको पता होगा, एंगल साइड सर्वांग क्षमता होती है। और समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा यहाँ पे हम पढ़ेंगे। इस प्रश्नावली की जो प्रारंभिक बातें हैं वो ज़्यादा गहराई में नहीं है, आसान सी है। और शुरुआती क्लासों में हमने कक्षा 8 से 9 से पहले जो अपनी कक्षा 8 तक पढ़ी है उसमें सभी बातें लगभग आई हुई है। तो चलिए अभिक्रित प्रमेय और एएस नियम और समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बात कर लेते हैं। अभिक्रित 7.1 जो अपनी है यानी एक्जियम 7.1 वो क्या है, वो एसएएस सर्वांग क्षमता नियम से संबंधित है। एसएएस सर्वांग क्षमता नियम से हम पहले अगर परिचित है तो ठीक है, अगर परिचित नहीं है तो एसएएस का तात्पर्य होता है साइड एंगल साइड। एस का मतलब साइड और ए का मतलब एंगल और वापस साइड। इस प्रकार से हम इस एसएएस सर्वांग क्षमता को समझ सकते हैं। अब इसकी जो विवरणिक बात है वो इस प्रकार से है कि ऐसे दो त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण आपस में बराबर होते हैं तो वे दोनों त्रिभुज एसएएस सर्वांग क्षमता नियम से सर्वांगक्षम होते हैं। यहाँ ये कहा जा रहा है कि कोई भी दो, जैसे एक ये त्रिभुज है, एक इस प्रकार से त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज इसी प्रकार से दूसरा त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज का अगर दो भुजाएं, जैसे मान लीजिए ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होती है और इनके अंतर्गत आने वाला कोण, यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, इनके बीच वाला कोण होना चाहिए, बाकी कोण नहीं होना चाहिए। अंतर्गत, यहाँ पे नाम आया अंतर्गत। अंतर्गत का मतलब इन दोनों जो समान भुजाएं हैं उनके बीच में आने वाला कोण, बीच में आने वाला कोण क्या होता है, बराबर है, तो वो क्या होंगे, बीच में आने वाला कोण बराबर है तो वो क्या होते हैं, एसएएस सर्वांग क्षमता नियम से सर्वांगक्षम होते हैं। कौन से नियम से, एसएएस सर्वांग क्षमता नियम से बराबर होते हैं। ये अपनी एक्जियम 7.1 की बात है। अब हम थ्योरम पढ़ लेते हैं 7.1, यानी प्रमेय में हम किस सर्वांग क्षमता नियम की बात करेंगे। अगर ए सर्वांग क्षमता नियम अगर हमें कहीं मिलता है तो वहाँ पे हम ये हवाला दे सकते हैं कि हम प्रमेय 7.1 के द्वारा हम ये बात सिद्ध कर सकते हैं। प्रमेय 7.1 यही कह रही है कि ऐसे दो त्रिभुज इनके दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजाएं आपस में बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज ए सर्वांग क्षमता नियम से सर्वांगक्षम होते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ ये बताया जा रहा है कि ऐसे दो त्रिभुज, जैसे मान लीजिए अपने पास ये दो त्रिभुज है, ये दो त्रिभुज जिनके कोण और उनके अंतर्गत भुजा, मान लीजिए इसका ये कोण और ये कोण इस त्रिभुज के इन दोनों कोणों के बराबर है, यानी ये ए बी सी त्रिभुज है और ये पी क्यू आर त्रिभुज है। इस ए कोण के बराबर अगर पी कोण है और बी कोण के बराबर अगर क्यू कोण है तो ए बी भुजा के बराबर होनी चाहिए पी क्यू, अन्य भुजा नहीं होनी चाहिए। अंतर्गत भुजा, यहाँ अंतर्गत भुजा नाम है, उसका अर्थ ये होता है कि जो कोण बराबर है उनके अंदर आने वाली भुजा, जो कोण बराबर है उसके अंदर आने वाली भुजा, मतलब उनके बीच में आने वाली, बीच में कौन सी आ रही है, इसकी एफ बी की संगत कौन सी है, पी क्यू। तो दो कोण तथा उसके अंतर्गत आने वाली भुजा अगर बराबर होती है तो वो एंगल साइड ए एस ए का मतलब एंगल और साइड एंगल साइड एंगल, इससे ये सर्वांगक्षम होती है। और ये हम पढ़ते हैं प्रमेय के रूप में 7.1 प्रमेय जो है अपनी थ्योरम उसमें पढ़ते हैं। चलिए एएस सर्वांग क्षमता नियम क्या है। ऐसे दो त्रिभुज जिनके दो कोण यानी कोण युग्म और दो भुजाएं यानी भुजा युग्म आपस में बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज एएस सर्वांग क्षमता नियम से सर्वांगक्षम होते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास कोई त्रिभुज आ गया इस प्रकार से ए बी सी और
एक आ गया पी क्यू आर। इसमें से कोई भी दो कोण हो सकते हैं, जैसे ये कोण, ए कोण पी के बराबर हो गया, बी कोण क्यू के बराबर हो गया, ये एक युग्म हो गया जोड़ा। अब भुजाओं का कोई सा भी जोड़ा हो सकता है, या तो पी क्यू भुजा हो सकती है, पी क्यू भुजा ए बी के बराबर हो जाए और क्यू आर बी सी के बराबर हो जाए। कोई भी दो जोड़ा होना चाहिए, मतलब ऐसे अगर ए सी के बराबर आर क्यू है, ए सी के बराबर आर क्यू है और ए बी के बराबर अगर पी क्यू है, यानी दो दो भुजाएं अगर बराबर हो जाती है, दो दो कोण बराबर हो जाते हैं, यानी दो ही भुजाएं बराबर होनी चाहिए और दो ही कोण बराबर होने चाहिए। ये किसी थ्योरम में नहीं दिया गया है, नहीं ये अभिगृहीत एक्सियम में दिया गया है। देखिए यहाँ पे थ्योरम और एक्सियम, थ्योरम एक्सियम और में क्या अंतर है, यानी प्रमेय और अभिगृहीत में क्या अंतर है। अभिगृहीत जो है उसको ये ज्यामितीय रूप में ज्यादा विस्तृत रूप से हल नहीं किया जा सकता, ये स्वतः ही प्रमाणित होती है। यहाँ पे जो ये थ्योरी लिखी हुई है ये स्वतः प्रमाणित थ्योरी है, इसको ज्यादा इस गहराई से प्रमाणित नहीं किया जा सकता। जबकि ये प्रमेय जो होती है थ्योरम, उसको ज्यामितीय रूप से प्रमाणित किया जा सकता है। ये दोनों में अंतर होता है। तो यहाँ जो ए या सर्वांग क्षमता नियम आया है, ये एक प्रकार से न तो अभिगृहीत के अंतर्गत आता है, न ही प्रमेय के अंतर्गत आता है, सीधे रूप में दिया गया है। अगर कोई भी दो त्रिभुज अपने पास है, उन त्रिभुजों के कोई भी दो कोण युग्म, जैसे इस कोण के बराबर ये दो कोण आपस में बराबर हो गए, और अगर ये भुजाएं आपस में बराबर हो गई, इस भुजा की ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई, तो ये एएस नियम से सर्वांगक्षम होंगे। अब देखिए हम समद्विबाहु त्रिभुज आइसोस्केल्स ट्रायंगल के बारे में बात कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है आइसोस्केल्स ट्रायंगल में? लिखा है एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि समद्विबाहु, सम यानी समान, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा। बाहु का मतलब क्या होता है? भुजा। तो समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? जिसकी दो भुजाएं समान होती है वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अब देखिए सर्वांग क्षमता के लिए महत्वपूर्ण प्रमेय आगे और भी रह गई। हमने यहाँ पे 7.1 का तो अध्ययन कर लिया। आगे जो अपनी इस प्रश्नावली में कुल मिलाकर 8 प्रमेय आई हुई है, यानी 7.8 तक जाएंगे तो कुछ और महत्वपूर्ण जो अपनी प्रमेय है उनके बारे में भी हम अध्ययन कर लेते हैं। चलिए प्रमेय 7.2 क्या बता रही है? 7.2 एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, समान माप की हो, दो भुजाएं समान माप की हो, तो वो त्रिभुज कैसा त्रिभुज होता है? समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और अगर समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाएं जो समान भुजाएं होती है, उनके सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ पे मान लीजिए ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ए बी भुजा बी सी भुजा के बराबर है, ए बी बराबर बी सी है, तो यहाँ ए बी के सम्मुख कोण कौन सा है? सी, यानी कोण जो सी है वो बी सी के सामने वाला कोण कौन सा है? ए है, वो कोण ए के बराबर होता है। ये है अपनी प्रमेय 7.2 कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी भुजा बराबर तो कोण भी बराबर, भुजा छोटी तो कोण भी छोटा, भुजा बड़ी तो कोण भी बड़ा, कोण बड़ा तो भुजा बड़ी। इस प्रकार की ही बातें इस प्रश्नावली में अधिकतर हमें मिलेगी अलग अलग प्रमेयों में। तो यहाँ तो ये आ गया कि समद्विबाहु यानी समान, दो भुजाएं समान तो उनके सम्मुख कोण समान। समद्विबाहु का मतलब दो भुजा समान होती है, तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर बराबर हो गए। अब देखिए प्रमेय 7.3 में क्या लिखा है कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। यह है प्रमेय 7.2 का विलोम है। आ गई बात। अभी हमने बात की कि कोण और भुजाएं का जो संपर्क होता है, वो जो ये संबंध होता है वो इस प्रकार से है कि भुजा बड़ी उसका सम्मुख कोण बड़ा। अब इसका विपरीत ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि कोण बड़ा तो उसके सम्मुख भुजा भी बड़ी, कोण छोटा तो उसकी सम्मुख भुजा भी छोटी। यहां देखिए 7.3 पर में किस प्रकार से लिखी गई है कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। यहां क्या लिखा है? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। 7.2 में लिखा है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहां इसका विलोम लिख दिया कि बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। बात एक ही होगी। जैसे यहाँ पे कोण से भुजा बराबर बता दी, यहाँ भुजा से कोण बराबर बता दिया। अलग अलग प्रमेय है कि अगर त्रिभुज की भुजाएं बराबर तो कोण बराबर। ये तो हो गई
प्रमेय अपनी 7.2। भुजाएं बराबर तो कोण बराबर, ये 7.2। कोण बराबर तो सम्मुख भुजाएं बराबर, ये हो गई 7.3। चलिए नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं अपनी जो अगली जो प्रमेय है, थ्योरम है 7.4। वो क्या है? 7.4 एस 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 सर्वांग क्षमता नियम से। एस एस एस, यहां देखिए थोड़ा ध्यान करने वाली बात है। एस 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 मतलब क्या है? साइड, साइड और साइड। एस 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 का मतलब साइड साइड साइड, यानी भुजा 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 सर्वांग क्षमता, इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं। देखिए क्या होती है। ऐसे दो त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है तो वे त्रिभुज एस 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 सर्वांग क्षमता नियम से सर्वांगक्षम होते हैं। ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं समान होती है, तो भुजाएं मतलब साइड, एस 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 सर्वांग क्षमता से वो क्या होते हैं? सर्वांगक्षम। और अगर ऐसी बात आ जाती है तो हम वहां पे किस चीज का जिक्र करेंगे, किस चीज का हवाला देंगे? थ्योरम नंबर 7.4 का हम ऐसे हवाला देंगे कि ये हम तीनों भुजाएं बराबर है तो त्रिभुज सर्वांगक्षम है एस एस नियम से। ऐसा हम किताब में 7.4 प्रमेय के माध्यम से पढ़े हैं। अब प्रमेय 7.5 पढ़ लेते हैं। 7.5 जो प्रमेय है वो RHS सर्वांग क्षमता नियम से संबंधित है। RHS का क्या तात्पर्य वो हम आगे पढ़ लेंगे। देखिए, ऐसे दो समकोण त्रिभुज, यहाँ पे अब त्रिभुज कैसे होने चाहिए? समकोण त्रिभुज होने चाहिए। ऐसे दो समकोण त्रिभुज, ऐसे दो समकोण त्रिभुज जिनके कर्ण और एक भुजा आपस में बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज RHS सर्वांग क्षमता नियम से सर्वांगक्षम होते हैं। कर्ण कौन सा होता है? 90 डिग्री के सामने वाला जो मान जो भुजा होती है उसको हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। यानी त्रिभुज कैसा होना चाहिए? समकोण, यानी 90 डिग्री के कोण वाला होना चाहिए। तो उसके सामने क्या आएगा? कर्ण आएगा। तो इस सर्वांग क्षमता का राइट एंगल, एच का मतलब, आर का मतलब राइट एंगल, एच का मतलब हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण, कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस कहते हैं। इसी से ये मीनिंग से हाइपोटेन्यूस का एच उठाया। और एक कोई अन्य साइड अगर बराबर होती है तो वो RHS सर्वांग क्षमता नियम से सर्वांगक्षम होते हैं। यहाँ RHS में समकोण का तो तात्पर्य राइट एंगल है, कर्ण का मतलब हाइपोटेन्यूस और भुजा का मतलब साइड। यानी RHS में क्या क्या है? आर तो लिए समकोण के लिए, एच लिए है कर्ण के लिए हाइपोटेन्यूस, और एस लिए है भुजा के लिए। यानी क्या होना चाहिए? एक समकोण तो होता ही है और दूसरे त्रिभुज, समकोण तो दूसरे में समकोण हो जाएगा। कर्ण के बराबर भी कर्ण होना चाहिए, पहले का कर्ण दूसरे के कर्ण के बराबर होना चाहिए, और एक कोई भी भुजा दूसरे वाले के बराबर होनी होती है। तो वे दोनों त्रिभुज आपस में कौन सी सर्वांग क्षमता से सर्वांगक्षम होते हैं? RHS सर्वांग क्षमता से के नियम से सर्वांगक्षम होते हैं। अब प्रमेय 7.6 की बात हम कर लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान है तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। अभी अभी हमने बात की थी कि त्रिभुज जो होता है उस त्रिभुज में लंबी भुजा होती है, उसके सामने सम्मुख कोण बड़ा होता है। यानी बड़ी भुजा तो कोण बड़ा, कोण बड़ा तो भुजा बड़ी। यानी सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण में इस एक प्रकार से ये अनुपातिक संबंध होता है कि अगर मान लीजिए ये जो आपको त्रिभुज दिख रहा है इसका अगर ABC नाम दे देते हैं हम, ABC नाम देने के बाद अगर इसका अध्ययन करें तो यहाँ पे हमें AC भुजा सबसे लंबी दिख रही है। तो AC का सम्मुख कोण क्या है? B, तो सबसे बड़ा कोण भी B हो जाएगा, सबसे बड़ा ये हो जाएगा। अब शेष बच गई जैसे भुजा, मान लीजिए AB भुजा, इन दोनों में बड़ी है ना, BC और AB में दोनों में बड़ी कौन सी? AB है। AB के सम्मुख कोण कौन सा है? B, तो 2 नंबर का कोण भी कौन सा होगा? B नहीं, C। AB के सम्मुख कोण कौन सा है? C, तो 2 नंबर का कोण भी कौन सा हो जाएगा? C। अब शेष ये BC भुजा बची, BC सबसे छोटी भुजा है, इसका सम्मुख कोण सबसे छोटा होगा। ये बात 7.6 प्रमेय में ऐसे बताइए कि लंबी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है, यानी बड़ी भुजा तो सम्मुख कोण भी बड़ा। 7.7 में लिखिए किसी त्रिभुज में बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होती है। इसी इन दोनों बातों को एक दूसरे के ऑपोजिट कर दिया कि त्रिभुज की भुजाएं समान हो, लंबी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा, यानी लंबी भुजा तो कोण बड़ा। यहाँ लिख दिया कि बड़े कोण तो भुजा लंबी, यानी कोण बड़ा। पहले तो यहाँ 7.6 में तो लिखा है कि भुजा लंबी
तो कोण बढ़ा, यानी भुजा भी बढ़ी तो कोण भी बढ़ा। 7.7 में लिखा है कि कोण बढ़ा तो भुजा बढ़ी। इस प्रकार से राइट साइड एंड एंगल में ये रिलेशन आया हुआ है। ये अपनी अंतिम प्रमेय है 7.8। इसमें क्या लिखा है देखिए कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यानी कोई त्रिभुज की दो भुजाएं अगर आप जोड़ते हैं, दो भुजाओं का माप अगर आप जोड़ते हैं तो वो तीसरी भुजा से बड़ा, दोनों का योग जो आएगा वो तीसरी भुजा से बड़ा आएगा। इस प्रकार से हमने इस प्रश्नावली का लगभग सभी जो बातें हैं वो हमने पढ़ ली। अब एक बात और कर लेते हैं कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। पीछे की प्रश्नावली में मैंने ये भी पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो अगर समबाहु त्रिभुज है, वो त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब सभी भुजाएं बराबर, सभी भुजाएं इसका मतलब कोण भी बराबर, उसके समूह कोण भी बराबर, कोण बराबर बराबर कोण, ऐसे तीन कोण जिनका मान बराबर बराबर हो और जुड़ के 180 आए तो वो निश्चित तौर पर 60 डिग्री के कोण होते हैं। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। इस प्रकार से इस अध्याय को हमने पूरा इंट्रोडक्शन की बातें हमने कर ली है। प्रत्येक स्लाइड के अंत में आपको क्लास को रोककर उसमें आई हुई बातों को लिखना है और भविष्य में उसका बार बार रिवाइजन के तौर पर अध्ययन करना है। आपने इस चैनल पे आई क्लास को पूरा देखा, चैनल को सपोर्ट किया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपने जो अनुभव, अपना जो कीमती टाइम है वो पूरा देखने में बिताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल को, इस क्लास को रियल में पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए थोड़ा सपोर्ट कीजिए। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक you so much for watching this complete class video. And finally, if you really like this video, please help me to grow my channel. As well, just like and share this video to your friend and your family, and press bell icon after subscribe my channel. Thank you. अगर ये क्लास आपको ऐसे लग रही है किसी अन्य के काम आ सकती है तो उस तक पहुंचाने के लिए शेयर बटन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।